साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अपने हक हुकूक और अधिकारों को लेकर के सड़क पर उतरे पिछड़े वर्ग को पीटने वाला ये वीडियो मध्य प्रदेश के जबलपुर का है, जहां पिछड़े ही वर्ग की नोनिया जाति से आने वाले शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। ओबीसी वर्ग में जन्म लिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं तो स्वाभाविक तौर पर उसी की मानसिकता से ओत-प्रोत होंगे। इसी वजह से ओबीसी महासभा समेत पिछड़े वर्ग की तमाम सारी जातियों के बैनर तले, जिसमें भीम आर्मी जैसा संगठन भी शामिल था, उसके बैनर तले प्रदर्शन करने वाले के इन तमाम सारे प्रदर्शनकारियों में एक बात कॉमन थी कि तमाम पिछड़े वर्ग के प्रदर्शनकारी थे। इनको दलित वर्ग के कुछ लोगों का समर्थन प्राप्त था। सवाल यह उठता है कि न सिर्फ मध्य प्रदेश के जबलपुर में इन ओबीसी के प्रदर्शनकारियों को पीटा गया, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी 69,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन में वैसे तो ओबीसी और एससी वर्ग के दोनों ही अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंचाया गया है आरक्षण में, लेकिन ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन को ज्यादा बेहतर ढंग से लड़ रहे हैं। उनके ऊपर उनके ही वर्ग के नेताओं द्वारा, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो या प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हो, तमाम ऐसे लोगों के रहते हुए इन लोगों से मिलने जाते समय लाठियां बरसाई जाती हैं। ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे समय में जब ट्रैक्टरों से अपने खेतों को जोतने वाले किसानों द्वारा तानाशाहों के घमंड को जोत दिया गया, क्या वजह है कि आखिर ओबीसी के वोट बैंक को लेकर के सरकारों के मन में डर नहीं है? चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये सरकारें ओबीसी को वोट बैंक क्यों नहीं मानती? और अगर मानती हैं तो उसके प्रदर्शनकारियों पर लाठी डंडा चलाने से डरती क्यों नहीं है? इसकी मोटी मोटी वजह एक जो समझ में आती है वो ये है कि ओबीसी अपने आप को एक वर्ग के रूप में प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। ओबीसी अभी भी विभिन्न जातियों में बटा हुआ अपने अपने जाति के नेताओं को प्रश्रय देता हुआ दिखाई देता है। ओबीसी एक वर्ग के रूप में नहीं दिखाई देता। ओबीसी के नेता अपने वर्ग के दुख दर्द तकलीफों पर उस तरीके से मुखर नहीं दिखाई देते। ओबीसी की विभिन्न जातियों में सत्ता को लेकर, अपनी अपनी जाति के मुख्यमंत्री को बनाने को लेकर जिस तरीके से खींचतान है, इसलिए विभिन्न सरकारें ओबीसी के छात्र छात्राओं के ऊपर लाठियां चलाने से भी नहीं डरते हैं। यह तस्वीर देखिए, इनका नाम है शिशिर कुशवाहा। शिक्षक भर्ती जो निकाली गई मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी महासभा के तमाम प्रदर्शनों को देखते हुए कह दिया कि ठीक है, हम रिजर्वेशन 14% से बढ़ा करके 27% ओबीसी को मध्य प्रदेश में देंगे, लेकिन तमाम परीक्षाओं में पूरी तरीके से 27% आरक्षण लागू नहीं हो रहा है। अपनी 2 वर्ष की बेटी को लेकर के पति के साथ सतना से जबलपुर पहुंची शिशिर कुशवाहा। छात्र मोर्चा की अध्यक्ष ओबीसी ऋचा पटेल, उनकी सहयोगी ओबीसी नीलेश घोषी समेत तमाम सारी लड़कियों को, महिलाओं को बुरी तरीके से पीटा गया। तमाम लोग इसमें बेहोश भी हो गए, लेकिन प्रशासन का दिल नहीं पसीजा। यह भी आप सवाल उठा सकते हैं कि हो सकता है यह घटना ओबीसी जाति से आने वाले मुख्यमंत्री को पता ही ना हो, तो अब तो पता चल गई। तो इन पुलिसकर्मियों पर डीएम, एसपी यानी कि वहां के प्रशासन पर क्या कार्रवाई करेंगे? इन लोगों ने ओबीसी प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाई हैं और वो मांग क्या रहे थे? शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, लेकिन किसी भी तरीके से किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे। नारेबाजी के साथ डीएम कार्यालय की ओर सिविक सेंटर के से जबलपुर के आगे बढ़ रहे थे। उनकी डिमांड थी कि 27% रिजर्वेशन की घोषणा तो कर दी, लेकिन पूरी तरीके से भर्तियों में लागू नहीं हो रहा है। उनकी दूसरी डिमांड थी कि ओबीसी की जनगणना कराओ। जनगणना में जब यह तय हो जाए आपको कि उनकी जनसंख्या कितनी है। ओबीसी के महासभा के लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी 65% है। हमने ये मान लिया कि आप 51% मान रहे हैं पहली 1931 की जनगणना के हिसाब से, तो कम से कम हमें आबादी के हिसाब से 51% ही रिजर्वेशन दे दो। कोलोजियम सिस्टम को हटा करके न्यायिक व्यवस्था के लिए न्यायिक परीक्षा आयोग
लागू करने की भी उनकी डिमांड थी। मंडल कमीशन की आधी अधूरी क्या, महज 3-4 सिफारिशें ही लागू हैं, यह भी एक डिमांड में शामिल था कि मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें जो ओबीसी वर्ग के हित में हैं उनको लागू करवाया जाए। ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह लोधी लगातार पिछड़े वर्ग को यूनाइट करने के लिए पूरे देश में घूम करके पिछड़े वर्गों को जागरूक करने के लिए काम करते रहते हैं। नेशनल जनमत से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह यादव, ओबीसी धर्मेंद्र कुशवाहा, ओबीसी राकेश पटेल, ओबीसी करमेंद्र पटेल, गिरिराज धाकड़, सौरभ लोधी, कौशल प्रजापति, जितेंद्र लोधी समेत तमाम सारे यानी कि तकरीबन 100 कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं। सबका नाम लेना संभव नहीं है, जिनके नाम मैं नहीं ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि वो लोग प्रदर्शन में आगे नहीं थे, लेकिन मोटी मोटी समझने की बात यह है कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, लड़कियों को, लड़कों को, अन्य अभ्यर्थियों को बुरी तरीके से पीटा गया, भद्दी भद्दी गालियां दी गईं। फिर से हम अपने उसी टॉपिक पर लौटते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ओबीसी को, दलित वर्ग को अपनी किसी भी डिमांड के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है, धरना करना पड़ता है, भूख हड़ताल करनी पड़ती है, लाठी खानी पड़ती है, पुलिस और प्रशासन की गालियां खानी पड़ती हैं। लेकिन वो वर्ग जो प्रभुत्वशाली माना जाता है विभिन्न सरकारों में, सरकार बदलने से उन जातियों का, उन वर्गों का प्रभुत्व खत्म नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि उनको महज नाराज होना पड़ता है। धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, लाठीचार्ज कुछ नहीं उनको खाना पड़ता, उनको महज ये दिखाना पड़ता है कि हम सरकार से नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी, बसपा जैसी पार्टियां भी उनको लुभाने के लिए, उनको तेल लगाने के लिए उनके पीछे पड़ जाती हैं। उस वर्ग का नाम है ब्राह्मण वर्ग, जो एक जाति नहीं बल्कि एक विचारधारा है, जो अपने अंदर जन्मजात श्रेष्ठता का दंभ और घमंड समेटे हुए है। भारतीय जनता पार्टी संघ समेत दक्षिणपंथी मानसिकता में इस जाति वर्ग का खूब बोलबाला है, खूब वर्चस्व है। इसके बाद भी इस समय कहा जा रहा है कि नाराज है। उस नाराजगी के लिए उसको कुछ करना नहीं है, महज मीडिया द्वारा ये मैसेज सर्कुलेट करना है कि वो नाराज हैं। उनको लुभाने के लिए तमाम सारी पार्टियां लाइन में खड़ी हुई नजर आएंगी। अगर वो बीजेपी के मूल वोटर हैं, दक्षिणपंथ की मानसिकता को सीधे सीधे समर्थन करते हैं, तो सपा बसपा जैसी अन्य तमाम पार्टियां इस वोट बैंक के चक्कर में अपने मूल वोट बैंक को छोड़ती हुई नजर क्यों आती हैं? क्यों ओबीसी वर्ग के लोगों को लाठियों से पीटा जाता है? क्योंकि सत्ता पक्ष में जो शामिल हैं, उन नेताओं के मैंने आपको नाम बताए, वो मुंह से एक शब्द नहीं बोलते हैं पिछड़े वर्ग पर लाठियां चलाने के बाद। लेकिन जो विपक्ष में बैठे हुए नेतागण हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को एक बड़ी उम्मीद माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई अखिलेश यादव ही लड़ सकते हैं। इसलिए सामाजिक न्याय पसंद और अंबेडकरवादी विचारधारा के तमाम सारे लोग अखिलेश यादव की तरफ रुझान बनाते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव इन तमाम सारे मुद्दों पर बोलते नहीं हैं, जरूर बोलते हैं, लेकिन जिस तरीके से इन मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हुए दिखना चाहिए, विपक्ष के, ओबीसी के, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे को वो लड़ाई गायब दिखती है। 26 नवंबर को संविधान दिवस समारोह में अखिलेश यादव के अलावा मंच पर मैं भी था। उस मंच के सामने 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। होना तो यह चाहिए था कि अखिलेश यादव को उन अभ्यर्थियों में से कुछ को अपने पास बुला करके उनकी समस्याएं सुनना समझना चाहिए था, उनको कुछ आश्वासन देना चाहिए था। मंच से अखिलेश यादव ने 69,000 अभ्यर्थियों की बात भी की, क्योंकि उससे पहले ओम प्रकाश राजभर सीधे तौर पर यह बात कर चुके थे। लेकिन उन अभ्यर्थियों की बात करते हुए एक बार भी 69,000 भर्ती अभ्यर्थी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। लगातार 5 महीने से ऊपर हो गए प्रदर्शन करते हुए। अखिलेश यादव खुद, उनके एकाध लोग जैसे राजपाल कश्यप पहुंचे, कुछ अन्य नेता पहुंचे, लेकिन खुद या अन्य किसी नेता ने इस बात की जहमत नहीं उठाई कि उनके पास पहुंच नहीं सकते, बड़े नेता हैं आप,
लेकिन उन लोगों को अपने पास बुला करके उनकी दुख दर्द तकलीफों को समझ तो सकते हैं। इसी वजह से ये सरकारों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ओबीसी वर्ग के नेता भी अंदर से इतने भयभीत और डरे हुए हैं कि रामगोपाल यादव जो सपा के थिंक टैंक कहे जाते हैं, वो इस तरीके के थिंक टैंक हैं कि आरएसएस की साजिश में उलझ करके अपनी पुस्तक के विमोचन में ठोक करके ब्राह्मणों को बुलाते हैं, ऐसे ब्राह्मणों से पुस्तक का विमोचन कराते हैं जो अखिलेश यादव को टोटी चोर तक कहते हैं। एक अलग से इस पर वीडियो बना करके विस्तार से बताऊंगा कि कैसे वो पुस्तक विमोचन आरएसएस की साजिश थी। बहरहाल मैं अपने मुद्दे पर लौट करके आता हूं कि क्यों इस ओबीसी से सरकार नहीं डरती है। दो उदाहरण आपको देता हूं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण यानी कि गरीब सवर्णों को आरक्षण 4 दिन के भीतर सरकार दे देती है। कोई डिमांड नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं, कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई भूख हड़ताल नहीं। उसी तरीके से उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने फैसला लिया है कि जो देवस्थानम बोर्ड उसने बनाया था, जिसमें 4 धाम समेत 51 मंदिर को एक बोर्ड, सरकारी बोर्ड बना करके उसके ट्रस्टी को सौंपने की व्यवस्था थी, महज पंडे पुरोहितों ने नाराजगी व्यक्त की। कोई प्रदर्शन नहीं किया, कोई उनके ऊपर लाठियां नहीं बांधनी पड़ी, किसी को अनशन नहीं करना पड़ा। महज पंडे पुरोहितों की नाराजगी के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने जो फैसला लिया था, पुष्कर सिंह धामी सरकार ने वो वापस ले लिया है। यानी कि पंडे पुरोहितों से, ईडब्ल्यूएस यानी कि सवर्णों से सरकार इतना डरती है, इतना भयभीत रहती है, या यूं कह लें कि बीजेपी को पता है कि वो किनका वोट लेकर के किसके लिए काम करने के लिए आई है। मगर अफसोस पिछड़े और दलित वर्ग के नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो या उससे बाहर हो, उनको ये क्लियर कट पता ही नहीं है कि हमें किसका वोट मिलता है और हम किसके काम करने के लिए सत्ता में आते हैं। इसीलिए सरकारें इस ओबीसी पर लाठियां भी चलाती हैं, क्योंकि उसको पता है लाठी भी खाएगा अंतिम समय में किसी एक जाति से चिढ़ करके। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में चूंकि यादवों को सत्ता मिल गई, तो पिछड़े वर्ग की अन्य जातियां अपने लिए हिस्सेदारी मांगने की बजाय इन जातियों को नुकसान होते हुए देखना चाहती हैं। यह एब्सोल्यूट सत्य नहीं है, लेकिन पिछड़े वर्ग की तमाम सारी जातियों से जब मैं बातचीत करता हूं तो प्रजापति, नाई ये कि नहीं कहता कि हमको क्या हिस्सेदारी चाहिए, वो ये जरूर बता देता है कि यहां पर इनको ज्यादा मिल रही है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में वोट करेंगे। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों के चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसको वोट देते हैं, यह आपका विवेक पर ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अनुरोध यही है कि इन तमाम सारे मुद्दों के आधार पर ही वोट डालिएगा। अपने बच्चों को लुटते पिटते, नौकरियां छीनते हुए देखने के बाद वोट जरूर डालिएगा। गाय, गंगा, गोबर, गौमूत्र, हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, भारत, चाइना के आधार पर वोट मत डालिएगा। एक मजबूत सरकार का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आपने बैठाला हुआ है, ये तमाम सारी विदेश नीतियों की जिम्मेदारी उसके ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपने बच्चों का भविष्य देखिए, उनकी शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा की चिंता करिए, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों की चिंता करिए, किसानों को न मिलने वाली बीज और खाद की चिंता करिए, खेतों में बढ़ रहे जानवरों की चिंता करिए। इन तमाम सारी चिंताओं के आधार पर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं। ओबीसी महासभा और इन जैसे तमाम सारे संगठन जो लगातार सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, इनकी बदौलत ही तमाम सारे पिछड़े वर्ग के वो नेता जब कुछ हासिल होता हुआ दिखता है पिछड़े वर्ग को, तो होर्डिंग लगाने में, अपनी महिमा मंडन करने में, खुद को चमकाने में आगे आ जाते हैं। तमाम सारे बीजेपी के वो पिछलग्गू जिन्होंने किसान आंदोलन पर एक लफ्ज तक नहीं बोला, 69,000 भर्ती पर कोई लड़ाई तक नहीं लड़ी, लेकिन जब दिखता है कि सरकारें वोट बैंक के दबाव में इनको कुछ लाभ पहुंचा सकती हैं, तो सबसे पहले यही बीजेपी के चम्मच पार्टियां, भक्त पार्टियां, गुलाम पार्टियां जो अपने समाजों को बेचने के लिए सबसे आगे रहती हैं, सबसे आगे आके अपना मुखौटा दिखाते हैं, चमकाते हैं और बताते हैं कि हमने कर दिया, हमने कर दिया। देखते रहने नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।